everyone. So this is fourth video of our मार्क बूस्टर सीरीज़. इसके अंदर अब हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ये अभी आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. आपको डाइपोल मोमेंट का एक्सियल पॉइंट वाला डेरिवेशन आना चाहिए. ठीक है. और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन आना चाहिए, बिकॉज ये ओवरऑल क्वेश्चन इसी दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. चलिए करना शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बोला गया कि ए और बी पॉइंट पे दो चार्जेस प्लेस्ड हैं. ठीक है. -10 माइक्रोकूलम का और +10 माइक्रोकूलम का. यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया आपको कि वो डाइपोल है. ठीक है. बट ये आपको खुद गेस करना था कि अगर दो चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है और चार्ज उसका अपोजिट है, इट मीन्स इट इज़ अ डाइपोल. पहली बात समझ आ गई. दूसरा, अब यहाँ पे P और Q पॉइंट को जरा आपको रिकग्नाइज करना है. तो अगर ये मेरा डाइपोल है, कोई सीधा, तो इसके साथ जो पॉइंट है ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया, और जो इसे बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है वो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया. तो P कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है. और Q कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट जो है वो है इसका इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, इतना बात क्लियर हुआ. चलिए, और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. अब जो जो चीज़ें गिवन है जरा उन्हें लिखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी है. तो भाई लेंथ ऑफ द डाइपोल आपको दे रखी है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर. अच्छा, अब बोला गया है यहाँ जो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ये देखिए P पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से 15 सेंटीमीटर ही है और Q पॉइंट का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर ही गिवन है आपको. ठीक है. अब बिकॉज यहाँ पे आई होप फॉर्मूला आप लोगों को याद हो. फॉर्मूले के अंदर ए को नेगलेक्ट किया जाता है कब? जब उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है. यहाँ पे भी देखिए, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप ए को नेगलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्सियल पॉइंट के लिए 1/4πε0 2p/r³. जबकि इक्वेटोरियल के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 p/r³. यहाँ पे ये p क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका डाइपोल मोमेंट. चलिए, सबसे पहले जरा इस p टर्म को ही कैलकुलेट कर लेते हैं. p क्या होता है? 2a × q. 2a होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब 5 × 10⁻³ ये हो गई लेंथ. चार्ज है आपका 10 माइक्रोकूलम का, तो 10 × 10⁻⁻6. इसे आपने सॉल्व किया तो आपकी डाइपोल मोमेंट निकल के आई 5 × 10⁻8 कूलम मीटर. अब हम लोग अपना आंसर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. जो हमें कहा गया है P और Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना. ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट. कौन सा पॉइंट है एक्सियल? P वाला. फॉर्मूला उसके लिए 1/4πε0 2p/r³. 1/4πε0 9 × 10⁻9. 2 का 2 रह गया. P की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी. नीचे R का क्यूब, मतलब 5 × 10⁻⁻² का होल क्यूब. इस ओवरऑल टर्म का आप लोग कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर कितना आएगा? लगभग 2.67 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. पहले इसको क्यूब को ओपन कर लीजिएगा आपका मन हो तो, इससे पावर्स आपकी सारी अलग हो जाएंगी. ठीक है. उसके बाद आपके लिए सॉल्व करना ईजी रहेगा ये. चलिए, यहाँ से आगे मैं बढ़ा तो अब मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालनी थी. अब इसके लिए दो तरीके होते हैं. कुछ बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर दोबारा पुट करेंगे, दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ से आंसर निकालेंगे. या फिर कुछ लोग एक लास्ट फॉर्मूला पे जो हमने वहाँ देखा था, एक रिलेशन देखा था, उसका यूज़ कर लेंगे. रिलेशन बहुत सिंपल था कि एक्सियल पॉइंट की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल. ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 × ई इक्वेटोरियल. ठीक है. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? जो भी मेरा एक्सियल पॉइंट का निकला बस उसे 2 से डिवाइड कर दो और मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था. बस यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझनी थी, उनमें से क्या क्या पॉइंट थे. पहला कि भाई आपको डायरेक्टली नहीं मेंशन किया गया था कि ये एक डाइपोल है, और आपको ऐसी जगह पे फिर खुद पता लगाना होता है. अगर आपको नहीं पता होता कि एक डाइपोल है तो आप ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते. ठीक है. तो रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है. P पॉइंट को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि वो एक्सियल पे है. फिर Q पॉइंट को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है. अगर आप एक बार इन चीज़ों में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले से आंसर निकालना है.
फॉर्मूले में भी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इससे पहले वाला एक्सप्रेशन यूज़ करने लगते हैं, ए की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे उनका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उन्हें यहीं पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जब वैल्यू बहुत छोटी है तो मैं उसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया, दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये भी एक तरह का डाइपोल ही है, ठीक है। लोकेट किया गया है ए 0 0 -2 पे, ये उनका कोऑर्डिनेट है, और बी 0 0 2 पे, माइनस क्यू का ये है, प्लस क्यू का ये है। आपको बोला है कितना वर्क डन होगा ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी 400 टू क्यू -500। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सही से नहीं समझ पाता वो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जेड प्लेन पे है और ये कोऑर्डिनेट्स एक्स पे हैं, तो मैं एक्स और जेड को यहाँ रख रहा हूँ, वाई को मैंने ऐसे ही बस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। डाइपोल मेरा जेड प्लेन पे है, यहाँ से यहाँ, ये देखिए माइनस क्यू 0 0 2 प्लस क्यू 0 0 -2, ठीक है। और ये वो दो पॉइंट है जहाँ से जहाँ उसे मूव करना है, ठीक है। एक चार्ज को इनके बीच में मूव करने में कितना लगेगा, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत भी नहीं है यार, ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ईजिली आपका बन जाएगा, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन पता हो अगर हो तो अच्छा होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। देखिए कैसे, आपको एक चार्ज को मूव करना है, टेस्ट चार्ज को इस जोन में, ठीक है। माइनस चार्ज ऊपर है, प्लस चार्ज नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, प्लस से माइनस, तो ये हो गई मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो भैया वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस थीटा होता है ना, एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। एफ की जगह तो चलो मैं क्यू ई रिप्लेस भी कर देता हूँ और डेल्टा एस भी रख देता हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरा डेल्टा एस है। लेकिन एंगल कितना बना, एंगल बना 90 डिग्री का, और कॉस 90 लगते ही आपका वर्क डन कितना हो गया, 0। मतलब परपेंडिकुलर मूव करते समय किसी भी टेस्ट चार्ज जो भी वर्क करेगा वो कितना होगा, 0 होगा। समझ आ गया सभी लोगों को? यस। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ईजी है। इसमें जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ थोड़ी सी आउट ऑफ द टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में इसका यूज़ बहुत बार होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोला गया है एक क्यूब है, क्यूब के 8 जो आपके वर्टिसेस होते हैं उस पर क्यू चार्ज रखा गया है। आपको बोला गया है कि इसकी साइड 0.1 मीटर की है। पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में निकालनी है, दूसरे पार्ट में भी आपको सेंटर में ही निकालनी है, लेकिन अब आपके 8 वर्टिक्स में से किसी एक वर्टिक्स से चार्ज जो है वो मिसिंग होगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन आंसर से पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 क्यू ओवर में r²। आप क्यूब के बीच का डिस्टेंस किसी भी चार्ज से कैसे निकालोगे? ये कोई 2D इमेज तो है नहीं कि आपने ये ट्राइंगल लिया या स्क्वायर लिया, पाइथागोरस लगा और एक बार में निकल गया आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए किसी भी क्यूब के सेंटर में जो है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पे सिखा रखा है, इसे अच्छे से सीखिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगा। केमिस्ट्री में भी आपका क्लास 12th में जो सॉलिड स्टेट है वहाँ पे इसे इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा भी वेरियस फील्ड में आपको इसका यूज़ कभी ना कभी पड़ता ही रहेगा, ठीक है। देखिए मैंने बोला भी है कि पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द वर्टेक्स। सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक साइड का स्क्वायर की तरह मान लो मैं यही वाली साइड ले लेता हूँ, ठीक है। आप उसका अंडर रूट करके निकालोगे, अंडर रूट 2a² आएगा, जिससे आपकी BC वाली साइड जो होगी पाइथागोरस से अंडर रूट 2a आ जाएगी। मतलब आप एक बार पाइथागोरस अप्लाई कर चुके हो, अब उस पाइथागोरस से जो रिजल्ट आया है उसको एक साइड के साथ दोबारा से करो पाइथागोरस, सेकेंड टाइम पाइथागोरस ही लगाना है लेकिन सेकेंड टाइम, ठीक है। अब ये जो आपका निकला रूट 2a और एक सिंपल a, सिंपल साइड, दोनों के बीच फिर से पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। तो आपको CD कैलकुलेट होके आ जाएगा अंडर रूट 3a²। अब ज़रा मैं आपको दिखा दूँ ये CD कहाँ है। ये D पॉइंट है आप लोगों का, ये C पॉइंट है, ऑलमोस्ट जस्ट अपोजिट चार्ज हैं दोनों, ठीक है। मतलब एक क्यूब के तो अपोजिट साइड पे जो है, ओके। अब आपको ये पूरा डिस्टेंस मिला है अंडर रूट 3a, हमें तो सेंटर तक का चाहिए ना बस, मतलब CD का आधा, इसलिए CP जो है ये डिस्टेंस इसका आधा जो है क्या होगा CD/2।
इसका मतलब √3/2a आपका P पॉइंट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम एनी वर्टेक्स। अब भाई पहले पार्ट में बोला गया क्यूब के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जब आपके 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्लेस है। तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके 8 चार्ज सेम नेचर के हैं, ठीक है, आइडेंटिकल बोल दिया गया है आपको, सेम नेचर के हैं तो इक्वल और अपोजिट करेंगे। जैसे यहाँ पे C और D एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसी तरह बाकी अपोजिट चार्जेस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। अगले में देखते हैं। अगला पार्ट बोला गया है कि अभी भी आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब आपका जो एक कॉर्नर चार्ज है उसे रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब आपके पास टोटल 7 चार्जेस रह गए। मान लो मैं ये D वाला चार्ज रिमूव कर देता हूँ, तो अब आपके पास क्यूब के 7 चार्जेस हैं। इनमें से 6 अभी भी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बस ये जो QC वाला होगा ना, इसको कैंसिल करने के लिए कोई चार्ज नहीं है दूसरी साइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो सिर्फ इस एक चार्ज की वजह से होगी, ठीक है। बस फिर क्या है, आपको पॉइंट चार्ज मिला हुआ है जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। 1/4πε0 Q/में CP²। CP का डिस्टेंस क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। CP हमने ऊपर निकाला है, पुट करिए, √3/2a होगा वैसे, ठीक है। a की वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं 0.1, मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं किया, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 Q/में 3a²। ये वैल्यू आप अपने आप सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा। एक a² की जगह क्या डालेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, आप लोगों को एक दो चीज़ें देखने को मिली। याद रखिए, कोई भी अगर आपकी रेगुलर स्ट्रक्चर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आता है, ठीक है। चाहे आप ट्राइंगल लो, चाहे आप हेक्सागन लो, चाहे आप क्यूबॉइड लो या फिर क्यूब लो, बस वहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस हर कॉर्नर पे आपके मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हैज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए। चलिए, आपको बोला गया है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, 3/5 E0 इन x एक्सिस एंड 4/5 E0 इन j एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे इस E0 की वैल्यू 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम। ओके, आपको फ्लक्स बताना है थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर, और ये पैरेलल है किसके, YZ प्लेन के। मतलब आपका जो रेक्टेंगुलर है वो कौन से प्लेन में है, वो आपका Y और Z प्लेन में है, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर बनेगा, जो इससे परपेंडिकुलर निकल रहा होगा इसका, वो कौन से होगा, x एक्सिस में होगा ना। बस यही एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जानने वाली। देखिए, मैंने क्वेश्चन किया है, सबसे पहले गिवन लिखा, E0 की वैल्यू लिखी, एरिया लिखा, रेक्टेंगुलर सरफेस जो है YZ प्लेन में, इसका मतलब इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा YZ के, और Y और Z के परपेंडिकुलर फिर कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। अब हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E∆S cos थीटा, ठीक है भाई। करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो एक्सिस पे, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए गिवन है। ये I0 x एक्सिस को शो कर रहा है और j y एक्सिस को। तो देखिए, EX × A cos 0 क्यों लिया गया, क्योंकि मेरी एरिया वेक्टर भी x एक्सिस पे ही है, जबकि यहाँ पे cos 90 हो गया y के लिए। ऑब्वियसली x और y के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एरिया वेक्टर x एक्सिस पे है मेरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों x है तो एंगल 0 है, जब एरिया वेक्टर x है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड y है तो एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे EX की जगह 3/5 E0 पुट किया गया, इसका x एक्सिस वाला पार्ट। E0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं अगले स्टेप में। एरिया की वैल्यू पुट करूंगा, 0.2 को 2/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ 10 से 10 का क्यूब कटेगा, 10 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बचे हुए टर्म्स को 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 को 5 से डिवाइड किया, आपका आया 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ चुका है। देखने वाली बात क्या थी, यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, x एक्सिस से या फिर y एक्सिस से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बोला गया है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q चार्ज है और दूसरा -3Q चार्ज है, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस है D। अब आपको एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है ऐसी जगह पे जहां उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है
और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा इसे। तो भैया पहले मैं इसको आपको खुद भी समझा दूँ एक बार। आपके पास एक Q चार्ज है, दूसरा -3Q चार्ज है, और आपको 2Q चार्ज को प्लेस करना है। तो आपके पास 3 जोन है, एक Q चार्ज है और दूसरा -3Q चार्ज है। कौन से 3 जोन है? पहला, आप Q की साइड आउटसाइड में प्लेस कर दो। दूसरा, आप Q और -3Q के बीच में प्लेस कर दो। तीसरा, आप -3Q के पास प्लेस कर दो। ये 3 जोन मिले आपको, मैंने तीनों को दिखाने की कोशिश की है। पहला जोन मैं बीच में रख देता हूँ, ठीक है। ये आपको वहाँ पे नॉलेज यूज़ करनी है कि कहाँ रखूँ मैं, कॉमन सेंस से आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। अगर मैं बीच में 2Q प्लेस करता हूँ तो ये प्लस आपस में रिपेल करेंगे, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ड्यू टू Q चार्ज वो इस तरफ होगी, जबकि -3Q इसे अट्रैक्ट करेगा, उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जब सेम साइड है तो नेट फोर्स 0 तो नहीं होने वाला। इट मीन्स नेट फोर्स जो है आपको बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में आपने, ये हो गई मेरी बी वाली कंडीशन जिसमें मैंने बीच में रखा था। ये है मेरी सी वाली कंडीशन कि मैंने अब चार्ज को किस के पास रखा है? -3Q वाले के पास रखा है। तो भैया ये वाला इसे अट्रैक्ट करने का काम करेगा, -+2Q को अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये वाला +Q इस 2Q को रिपेल करने का काम करेगा। अब सोचने वाली बात है, अट्रैक्ट करने वाला चार्ज भी बड़ा है और वो पास में भी है, तो पक्का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो बहुत ज़्यादा होगा ना इसके रिपल्सिव फोर्स के मुकाबले। तो क्या नेट फोर्स 0 होने वाला है? नहीं होने वाला। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो सकता है? जब आपका जो छोटा वाला चार्ज है वो पास हो और आपका बड़ा वाला चार्ज जो है वो दूर हो, तब इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स 0 आ सकता है। अब उसके लिए भी अभी देखना है कि कितने डिस्टेंस पे आ सकता है, लेकिन इसी कंडीशन में आपका 0 आ सकता है। तो कुछ पेपर के अंदर पहले आप ये 3 कंडीशन चेक कर लीजिएगा। समटाइम्स उन्होंने खुद दे दिया होता है कि आपको सेंटर में प्लेस करना है या फिर साइड में, ना दिया हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरे पास कंडीशन आ चुकी है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये 2Q चार्ज मैंने रखा हुआ है, मैंने इसका डिस्टेंस मान लिया x, और डायपोल का डिस्टेंस कितना दे रखा है? d दे रखा है मुझे, ठीक है। टू एक्सपीरियंस नो फोर्स या फिर 0 फोर्स भी आप बोल सकते हो कि आपका 0 फोर्स लग रहा होगा +2Q पे। इसका मतलब क्यों कब होगा ऐसा? जब फोर्स ड्यू टू Q और -3Q मस्ट बी इक्वल और अपोजिट। जब वो दोनों इक्वल हो और अपोजिट हो, तो भैया अपोजिट तो होंगे, वो तो हमने चेक कर लिया क्योंकि नेचर उनका अलग अलग है, एक रेपेल कर रहा है और एक अट्रैक्ट कर रहा है। अब इक्वल की बात है तो इक्वल हमने रख के देख लिया। 3Q की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? 1/4πε0, उसको मैंने यहाँ K टर्म के तौर पे यूज़ किया है, ठीक है। K = 1/4πε0। 3Q × 2Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? d + x, ओके, d + x का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया मैंने 3 के साथ? क्योंकि उस माइनस का यूज़ मैं यहाँ डायरेक्शन के लिए कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे आप FQ के लिए क्या होगा? वही 1/4πε0 Q × 2Q अपॉन में x²। कितना डिस्टेंस है Q से? x डिस्टेंस। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब कुछ टर्म्स जो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, K से K कैंसिल आउट हो गया, 2Q से 2Q कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? एक Q जो यहाँ पे है उससे ये Q भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ऊपर 3, नीचे d + x का होल स्क्वायर, दूसरी साइड ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। दोनों साइड ऊपर ले गए इसे, ये 3x² हुआ, दूसरी साइड d + x का होल स्क्वायर हुआ। अगर इस 3x² को मैं लिखूँ 3x का होल स्क्वायर, दूसरी साइड d + x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, 3x = d + x आया √3x, इसे इधर ले आया माइनस में, ठीक है। तो √3 - 1x = d आया। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है कि कितना डिस्टेंस पे प्लेस होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? d अपॉन में √3 - 1। देखिए वही आंसर आया ना, डिस्टेंस बिटवीन q एंड TQ 2Q। अच्छा ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि x मैंने इतनी डिस्टेंस को माना है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो बोल दे -3Q से बताओ कितना डिस्टेंस होगा, तो कुछ मत करना, इसी वैल्यू के अंदर +d कर देना, ठीक है। अगर -3Q से डिस्टेंस पूछा जाए तो जो वैल्यू आपकी निकली है
क्या होगा, x प्लस डी ना, x की वैल्यू ये निकल गई, उसी में प्लस कर दो d, आपका ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ हो। सबसे पहले एरोज बनाना सीखना इसमें, उसके बाद का काम इसमें बहुत आसान होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, बस ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन दिखेंगे आपको अलग अलग। ठीक है, मैंने ओवरऑल सबको एक ही क्वेश्चन में लेने की कोशिश की है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो सके।